आइए अब चैप्टर 3 के शेष भागों का अध्ययन करें। शीर्षक है जीव द्रव्य एक अत्यंत जटिल संगठन। आपको पहले से पता है, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा वह केवल कोशिका भित्ति से घिरा खाली स्थान था, किंतु बाद में कार्टी ने इसमें एक पदार्थ का पता लगाया। इस पदार्थ को डुजार्डिन ने सारकोट कहा और इसी पदार्थ को बाद में पुरकिंजे तथा ह्यूगो वान मोल ने प्रोटोप्लाज्म कहकर पुकारा। यानी सारकोट नामक पदार्थ का नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म दिया, जबकि हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। काहन ने अध्ययन के बाद बताया कि पादप एवं जंतु दोनों एक ही प्रकार के जीव द्रव्य से बने होते हैं, जबकि मैक्सुल्जे ने जीव द्रव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार समस्त जीवधारियों का शरीर जीव द्रव्य से निर्मित इकाइयों का समूह होता है। अर्थात जीव द्रव्य के सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि समस्त जीवधारियों का शरीर जीव द्रव्य से निर्मित इकाइयों से बना होता है। जीव द्रव्य एक विचित्र, अद्वितीय तथा अत्यंत जटिल पदार्थ है और जीवन के लक्षण इसी में पाए जाते हैं, किंतु अभी तक इसकी जीवित रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। फिर भी जो कुछ जानकारी है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट, जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति, यानी जीव द्रव्य का फिजिकल नेचर। नंबर 2, जीव द्रव्य का संगठन व रासायनिक प्रकृति। नंबर 3, जीव द्रव्य की जैविकता, यानी जीवन का लक्षण। आइए अब जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति को देखें। यह एक विचित्र, कड़क, जटिल, अर्ध तरल, जेली के आकार का तथा अर्ध पारदर्शी पदार्थ है। जीवित अवस्था में इसमें 75 से 90% जल होता है। यदि इसमें जल की मात्रा कम हो जाए तो यह निष्क्रिय हो जाता है। यानी यदि जीव द्रव्य में जल की मात्रा कम हो जाए तो जीव द्रव्य निष्क्रिय हो जाता है, जैसे सूखे बीजों में। अधिक गर्मी में इसका स्कंदन हो जाता है, अर्थात ये जम जाते हैं, किंतु रवे कभी नहीं बनते। मृत होने पर यह अपारदर्शी हो जाता है। आपके सामने जीव द्रव्य के कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जीव द्रव्य भौतिक रूप में जल में प्रोटीन, लिपिड इत्यादि पदार्थों का कलिल विलयन है। इस कलिल विलयन में कुछ पदार्थ घुली हुई अवस्था में भी मिलते हैं। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर तो जीव द्रव्य एक समांगी गाढ़े तरल के रूप में ही दिखाई देता है, जो कभी कणिकामय, कभी रचना रहित, कभी वायु कोष्ठकामय दिखाई पड़ता है। यद्यपि यह जटिल संरचना है, इसमें अति सूक्ष्म कलाएँ रहती हैं। इन कलाओं, जो प्रोटीन व वसाओं के अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, कि बीच बीच में तरल पदार्थ भरा रहता है। इन्हीं रचनाओं के कारण जीव द्रव्य अपनी अवस्थाओं को अधिक गाढ़ी जल अवस्था से तरल सॉल अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। अर्थात जीव द्रव्य की गाढ़ी अवस्था जेल कहलाती है और तरल अवस्था सॉल कहलाती है। सॉल दशा में जीव द्रव्य के कणों पर एक ही विद्युत आवेश रहता है, अतः ये एक दूसरे से दूर हटते रहते हैं और परस्पर इस प्रकार टकरा टकरा कर तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं,
इस प्रकार की गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। जेल दशा में ऐसी गति नहीं होती क्योंकि कणों पर विपरीत विद्युत आवेश होने से वे आपस में जुड़कर अणुओं के समुच्चय बनाने लगते हैं। इस प्रकार साल दशा में जीव द्रव्य में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं, विभिन्न आदान प्रदान इत्यादि आसानी से हो सकते हैं, जबकि जेल अवस्था में निर्माण और मरम्मत का काम तेजी से होता है। आइए अब जीव द्रव्य के भौतिक गुणों को देखें। नंबर 1, जीव द्रव्य चिपचिपा, पारभासी, जेली की तरह अर्ध तरल पदार्थ होता है। अनेक प्रकार के ठोस, तरल, गैस इत्यादि में तैरते रहते हैं। नंबर 2, यह जल में अविलेय किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। यह जल से भारी होता है। नंबर 3, जीव द्रव्य अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और अपने सामान्य स्वरूप से 25 गुना अधिक फैल सकता है। इसी प्रकार तुरंत अपनी सामान्य स्थिति को लौट सकता है। प्रत्यास्थ शब्द भौतिक विज्ञान का शब्द है। इसका मतलब है किसी को बाह्य बल लगाकर उसके साइज को बढ़ा देना, और यदि फिर बल हटा दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। नंबर 4, जीव द्रव्य की श्यानता बदलती रहती है। ये भी भौतिक विज्ञान का शब्द है। श्यानता का आशय है कि दो परतों के बीच लगने वाला श्यानता बल, अर्थात ये जितना ही द्रव्य गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती जाएगी। यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तथा एक ही स्थान पर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है श्यानता। नंबर 5, यह साल से जेल अवस्था या इसके विपरीत बदलता रहता है। नंबर 6, यह स्कंदित होकर संकुचित हो सकता है। स्कंदन से आशय जमना। यह कार्य में विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तनों के कारण हो सकता है, जैसे ताप परिवर्तन, विद्युत प्रवाह, पीएच परिवर्तन। यानी इन सब कारकों के कारण जीव द्रव्य स्कंदित हो सकता है। नंबर 7, जीव द्रव्य चूँकि कलिल विलयन है अतः ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है। इसके कण हर समय इधर उधर भागते रहते हैं। नंबर 8, जीव द्रव्य पर प्रकाश पुंज डालने से इसके कण किरणों को इधर उधर छितरा देते हैं। यह टिंडल घटना कहलाती है। अतः प्रकाश का मार्ग तथा ये कण हमें दिखाई दे जाते हैं। नंबर 9, जीव द्रव्य कोशिका के अंदर इधर उधर घूमता रहता है, जिसे प्रवाही गति या जीव द्रव्य परिभ्रमण कहते हैं। यदि यह गति एक ही बड़ी रिक्तिका के चारों ओर होती है तो घूर्णन गति कहते हैं, किंतु जब अनेक रिक्तिकाओं के चारों ओर यह गति होती है तब इसे परिसंचरण कहते हैं। आइए अब जीव द्रव्य का संगठन व उसके रासायनिक प्रकृति को देखें। जीवित अवस्था में जीव द्रव्य का पूर्ण विश्लेषण संभव नहीं है, फिर भी पता लगता है कि इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा 30 अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक इत्यादि प्रमुख तत्व हैं। इसके अतिरिक्त बोरान, तांबा, फ्लोरीन, मैग्नीज, सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक इत्यादि भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ जीव द्रव्य में विलयन, पायस, क्रिस्टलाभ तथा कलिल अवस्था में होते हैं। अतः जीव द्रव्य एक
मणिभीय कलिल विलयन कहलाता है। हार्डी और फिशर ने इसकी कलिल प्रकृति का पता लगाया था। जीवद्रव्य का औसत रासायनिक संगठन आगे सारणी में दिखाया गया है। अन्य कार्बनिक तथा कार्बनिक प्रकार के जटिल यौगिक के रूप में भी जीवद्रव्य के अंदर स्थित होते हैं। आपके स्क्रीन पर एक सारणी दिखाई दे रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि जीवद्रव्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 4 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जीवद्रव्य का लगभग 99% भाग बनाते हैं और शेष जो तत्व हैं वो केवल 1% बनाते हैं। इससे पहले की सारणी में आपने तत्वों को देखा कि कौन कौन से तत्व जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। अब आप के सामने एक सारणी दिखाई दे रही है जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, वसा तथा अन्य यौगिक जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। आइए अब जीवद्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का एक एक करके अध्ययन करें। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटोप्लाज्म में अथवा जीवद्रव्य में 12 से 15% तक होते हैं। कभी कभी इनकी मात्रा और भी अधिक हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, यानी कहा जा सकता है कि कार्बन परमाणुओं के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रायोज जिसमें 4 कार्बन परमाणु पाए जाएं, ट्रायोज, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाएं, पेंटोज, इसी तरह हेक्सोज इत्यादि। ध्यान रहे ये नाम इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैं। जैसे ट्रायोज में 3, न्यूक्लिक अम्लों में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जैसी पेंटोज शर्कराएं होती हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय कच्चे पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, जिसे मोनोसेकेराइड की श्रेणी में रखा गया है, ही बनता है, जो बाद में संग्रह हेतु अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। जीवद्रव्य में ग्लूकोज ही मुख्यतः मिलने वाला हेक्सोज शर्करा है। फिर भी फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इत्यादि भी जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन भी मुख्यतः ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही किया जाता है। आइए अब डाइसेकेराइड देखें, यानी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है। ये भी स्वाद में मीठे, जल में विलेय होते हैं। इनका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से होता है। जैसे 2 ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से माल्टोज तथा 1 ग्लूकोज एवं 1 फ्रक्टोज अणु के जुड़ने से सुक्रोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के डाइसेकेराइड हो सकते हैं। आइए अब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार पॉलीसेकेराइड देखें। पॉलीसेकेराइड प्रायः संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं। ये स्वाद में प्राय मीठे नहीं होते। जल में पूर्णतः विलेय भी नहीं होते। जल में एक कलिलीय विलयन बनाते हैं। इनमें सामान्यतः परमाणु इत्यादि का विन्यास C6H10O5 होल N सूत्र के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें n कोई भी संख्या हो सकती है, अर्थात सामान्य कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H10O5 का होल N है। इसका ध्यान रखेंगे। स्टार्च
सेलुलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि पॉलीसेकेराइड के ही उदाहरण हैं। इनसे स्टार्च और सेलुलोज प्रमुखतः पौधों में, यानी स्टार्च और सेलुलोज पौधों में पाए जाते हैं, जबकि ग्लाइकोजन जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणुओं या मूलकों से मिलकर अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। उदाहरण, प्रोटीन के साथ मिलकर म्यूकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के उत्पादक हैं क्योंकि कोशिका में इन्हीं अणुओं को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब बच्चों यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।